हम्म, आवाज मिल रही है क्या? हाँ, अब आ रही। हम्म, नमस्कार। आपकी खबर में आपका स्वागत है। आज हमारी जो एनालिसिस होगी वह इस बात पर होगी कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, किसानों की उपज दुगनी करने की बात कही जा रही है। लेकिन उसके लिए प्रयास क्या किए गए हैं, उसमें सफलता कितनी मिल रही है, और क्या किसानों की उपज वाकई में दोगुनी बनाने के राह पर हम चल रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें आपसे ये कहना चाहेंगे कि अभी हमने लॉकडाउन के दौरान दो तस्वीरें देखी। एक तो ये था कि बनारस से मिर्च, हरी मिर्च, लौकी और कद्दू, ये चीजें भेजी गई, लंदन में भेजी गई। ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही। दूसरी तस्वीर ये रही कि हमारी जो उपज थी, किसानों के खेतों में ही सड़ गया, वो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं पहुंच पाया और औने पौने दामों पे उनके द्वारा बेचा गया उसको। तो ये जो सामंजस्य है, इसको किस तरीके से बनाया जाएगा, और क्या वाकई में ऐप पे ऐप लॉन्च होते रहेंगे, और क्या हम आत्मनिर्भर जो बनाने की बात कही जा रही है उसमें क्या वाकई में हम बन पाए हैं, या कहां तक हम पहुंचे हैं, और कहां तक जो है पहुंचने की उम्मीद है, कितने लोगों को लाभ मिलेगा। इस समय हमारे साथ में है शिव कुमार द्विवेदी, जो इन सारे बातों के एनालिसिस करेंगे। किसानों को कितना लाभ मिलने जा रहा है, और वाकई में आत्मनिर्भर बनने के उस दिशा में हम कितने आगे जा रहे हैं। जी शिव कुमार जी। धन्यवाद राजीव जी। सर्वप्रथम तो आपने बड़े विषय रखे हैं और खासतौर पर किसानों की आपने चर्चा करी है, ये एक बड़ा विषय है। हम सभी ये जानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने 24 मार्च में उन्होंने घोषणा ये की थी कि हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ेंगे, और एक वीडियो संदेश के माध्यम से उन्होंने देश के लोगों से बात किया था और कहा था कि भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। अब इस संदर्भ में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि एक बर्ड राइट करके एक मीडिया संस्थान अमेरिका का है, जिसने अभी 4 से 5 दिन पहले एक समीक्षा लिखी, और उस समीक्षा में उसने ये कहा कि भारत के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वह चाइना से अच्छा लड़ रहे हैं, और आत्मनिर्भर अभियान को लेकर के उन्होंने उसकी चर्चा करी ब्राइट बर्ड मीडिया ने, कि जो उस समय गलवान घाटी जैसी घटना भी नहीं घटी थी, वो 5 मई हम्म, को मार्च में ये तय कर लिया कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनना है। आत्मनिर्भर भारत बनने को लेकर के उन्होंने जब यह विषय रखा तो लोगों को कुछ अजीब लग रहा था, कैसे आत्मनिर्भर भारत बनेंगे। तो मेरे ख्याल से शुरू में ही आपने विषय रखा कि हमारे यहाँ की लौकी और मिर्च लंदन में जाके बिकी, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि गोंडा जनपद में गिटिया ठोक पड़ता है, वहां से भी मिर्च और आलू जर्मन भेजे जाते हैं, और बड़ी मात्रा में भेजे जाते हैं। वहां बच्चा पढ़ लिख करके आया, बीटेक करने के बाद उसने खेती को अपनाया। तो कहीं ना कहीं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है और सारी चीजें उसको सरल किया इस सरकार ने, जिसकी वजह से हर आम आदमी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस ले लेता है और अपना काम करना शुरू करता है। अब बात यह आती कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर के लोगों में कैसे भाव होने चाहिए, और क्या आत्मनिर्भर भारत की तरफ देश बढ़ा 24 मार्च के बाद? तो निश्चित तौर पर बढ़ा। मैं यहां से इतना कहना चाहूंगा कि गलवान घाटी की घटना के बाद शायद आत्मनिर्भर भारत को बूस्ट मिल गया, यानी लोग ज्यादा सक्रियता से आत्मनिर्भर भारत की तरफ प्रेरित होने लगे। मैं गोंडा के एक हल्दर मऊ एक ब्लॉक है, वहां पर जो महिलाएं हैं वो रॉ मटेरियल पैदा करती हैं, और उस रॉ मटेरियल को ही फॉरन भेजा जा रहा है। अभी ये लगातार ये पेपरों में छप रहा है। तो ये आत्मनिर्भर भारत अभियान की वजह से उसका फोकस भी खूब हो रहा है, और वो एक स्वयं सहायता समूह है। मैं फिर बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने गलवान घटना के बाद चीन को इतना उत्तर देने के लिए एक पे एक कदम उठाए। अभी भारत में इंडियन काउंसिल ऑफ ग्लोबल रिलेशन एक संस्था है, जिसने कभी सर्वे किया, उस सर्वे में उसने ये बताया कि $4 अरब चाइनीज कंपनियां भारत में के स्टार्टअप पे इन्वेस्टमेंट करती हैं। अब भारत में ऐसे 600 स्टार्टअप है, दुनिया का तीसरे नंबर का देश भारत हो चुका है स्टार्टअप को लेकर के। मान लीजिए राजीव जी, आप एक योजना बनाते हैं कि नहीं, आपकी खबर को हम इस सेगमेंट में लेकर के पूरे देश में लॉन्च करेंगे, और उसमें हम जनता की भागीदारी करेंगे, लेकिन पैसा कहां से आएगा? पैसे के लिए इनोवेटिव एक्टिविटी करनी पड़ेगी आपको। उसमें पैसे के लिए होता क्या है कि चीन की कई कंपनियां, जिसमें मैं नाम लेना चाहूंगा अलीबाबा, बाइट डांस और टेंसेंट, ये 3 कंपनियों ने मिलाकर के $6.2 अरब भारत में निवेश किया है। और वो कौन सी कंपनियां भारत की हैं? उसमें एक बिग बास्केट का नाम आप जानते होंगे, हाइक का नाम जानते होंगे, मेक माई ट्रिप जानते होंगे, ड्रीम 11 जानते होंगे, फ्लिपकार्ट है, ओला है, ओयो है, स्नैपडील है, स्विगी है, जोमेटो है, पेटीएम है, पॉलिसी बाजार है, क्विकर डॉट कॉम है। ये सारी कंपनियों में लगभग $6.2 अरब इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है।
बात इतनी आई कि इन कंपनियों पे चाइना का एक अधिकार ना हो। पहले दिन से ही मोदी जी ने प्रारंभ कर दिया। आपको ध्यान होगा कि कोरोना काल के समय में एचडीएफसी में 8% की भागीदारी चाइना की कंपनी ने खरीदा। तुरंत ही भारत सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया कि पड़ोसी देश जो है जो भारत में निवेश करेंगे, जैसे कि इन कंपनियों में निवेश किया ओला में, उन सब में, तो उसको भारत सरकार की अनुमति लेनी होगी। अभी भी जो इनका अधिग्रहण है भारत के लोगों के पास है। यानी अब भारत है कि भाई अगर इन पे चाइना इतना एक्टिव है तो आप और क्या कर रहे हो। तो उसमें हमने ये किया कि आत्मनिर्भर भारत जो अभियान हुआ था उसमें भी हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था, ध्यान होगा आपको। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान की जब वो पैकेज की घोषणा करी गई 20 लाख करोड़ रुपए की, तो उसमें भी हमने कहा, आपको ध्यान होगा कि 200 करोड़ रुपए की जो टेंडर होगा वो ग्लोबल टेंडरिंग नहीं होगी, यानी इंडियन कंपनी ही उसमें टेंडरिंग करेगी, पहला काम। वहीं उसके बाद हमने कहा कि कोल माइन, यानी हम, आपको ध्यान होगा राजू जी कि आज की डेट में भारत सरकार, जो कि हम जब बचपन से पढ़ते आए हैं कि अभ्रक में भारत किस स्थान पे है, दूध में भारत किस स्थान पे है, ऐसे कोयले में भारत का तीसरा स्थान पूरी दुनिया में आता है। उसके बावजूद हम 2004 से लेकर के और 2016 यानी 19 तक मान लीजिए हमें ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगाना पड़ता था। उसका कारण था जो वामपंथी संगठन थे और काफी जो एनजीओ थे, ग्रीन पीस इंडिया जिसकी प्रीति चतुर्वेदी को पकड़ के उतारा गया था एयरपोर्ट से 2014 में, ये लोग स्ट्राइक करा देते थे, हमारे यहाँ मजदूरों को काम नहीं करने देते थे और हमारे कोल ब्लॉक घोटाले की वजह से हम उसको ओपन नहीं करते थे। तो आज की डेट में 40 कोल ब्लॉक अभी खोले गए परसों नरसों, ध्यान होगा आपको, मोदी जी ने भी उसका शिलान्यास किया था। तो अब ये जो ऊर्जा की निर्भरता जो दूसरों पे थी वो हमारी कम होगी। सबसे बड़ी चीज, हम कोयले से भी गैस बना करके भारत में लोगों को पहुंचाएंगे, साथ में पाइपलाइन के थ्रू भी भेजेंगे। ये बड़ा काम है जो ऊर्जा क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम भारत सरकार ने उठाया है। और वन पावर वन ग्रिड की बात आपने सुना होगा, ये भी मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में किया कि पूरे देश में जैसे एक कर और एक देश की बात करी, जैसे उन्होंने कहा कि हम एक वन ग्रिड की बात करेंगे, वन राशन की बात करेंगे। तो ऐसे बहुत से चरण हैं जो हम आज देने जा रहे हैं चाइना को। दूसरी चीज, चाइना 471 करोड़ का रेलवे का ठेका निरस्त किया इस सरकार ने, 417 करोड़ बीएसएनएल के ठेके निरस्त किए। देश में जो कैंटीन है, जो केंद्रीय सरकार की कैंटीन है, राज्य सरकारों की मैं नहीं बोलता, केंद्र सरकारी कैंटीन में लोकल उत्पाद को रखने की बात करी गई। अब आपको ध्यान होगा कितनी केंद्रीय कैंटीनें होती हैं जहां पर हम लोग सामान लेने जाते हैं अपने नाते रिश्तेदारों। वो ठीक है कि लोकल उत्पाद रखे जाएंगे, लेकिन लोकल उत्पाद क्या उतने मिल पाएंगे? और दूसरा जो इशू आ रहा है, जो सोशल मीडिया पे मैंने देखा, उसमें ये कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ के प्रोडक्ट जो है महंगे होते हैं, इसलिए ना चाहते हुए फिर हमें जो है चाइनीज प्रोडक्ट लेना पड़ता है। ये सबसे बड़ी चीज थी। तो उस पे हम कितने आगे बढ़ रहे हैं? और दूसरा जो कृषि का क्षेत्र है, विशेषतः हम उस पे जानना चाहते हैं कि कृषि के क्षेत्र में जो किसानों की उपज दुगनी करने की बात कर रही थी सरकार, उसके उस दिशा में कितना आगे बढ़ी है? बिल्कुल। अब मैं आपको, आपने गुणवत्ता की बात करी, मैं वहीं से शुरू करता हूं, बाकी छोड़ दीजिए बात। मैं गुणवत्ता की बात करता हूं। एक महेंद्र अवस्थी करके हैं कानपुर पनकी में, उनकी एक कंपनी है कॉलिन लाइट्स, जो उन्होंने आज के 20 साल पहले शुरू किया। कॉलिन लाइट 8 सालों से लगातार दुनिया के दुनिया में कई देशों में वो लाइट, सर्च लाइट सप्लाई करते हैं, जिसमें नाइजीरिया है, मालदीव है, भूटान है और मिस्र है, जहां सप्लाई करते हैं। ये भारतीय उत्पाद दुनिया में मांगा जा रहा है, समझिए आप। और मजे की बात यह है कि इनकी जो लाइट है वो सेना की सप्लाई करते हैं। 5 किलोमीटर उसकी सर्च लाइट की क्षमता है, साथ में रिमोट से चलता है, 360 डिग्री घूम सकता है और उसकी 5 किलोमीटर से भी ऊपर आप बढ़ा सकते हैं। और इनकी जो सर्च लाइट है वो आपके एनटीपीसी में यूज होती है, सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में यूज होती है, रेलवे में यूज होती है, जेल में यूज होती है, गेल में यूज होती है। तो हमारे उत्पाद खराब कहाँ है? अब रही बात इनकी अर्थव्यवस्था पे है का, आपको पता होगा कानपुर में रेडीमेड उद्योग बहुत बड़ा उद्योग है। रेडीमेड उद्योग में अभी हम कच्चे माल लाते थे चाइना से, वहां के व्यापारियों ने मोदी जी के कहने पर, मतलब सोचिए कितनी उनकी ग्रेविटी है मोदी जी की, कि उनके कहने पर कानपुर के व्यापारियों ने वियतनाम से संपर्क कर दिया और गुजरात से वो रॉ मटेरियल लेने लगे हैं। अभी आपको बताऊं कि मंजे का उद्योग जो था, 500 करोड़ रुपए का उद्योग है मंजे का, जो आप चाइनीज मंजा, और चाइनीज मंजा बरेली का उद्योग खत्म हो गया था। अभी वहां पर मिस्टर इमरान हसन से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि जो हमारा जो देशी मंजा था वो उसका 50 लाख पे आ गया, वो अब इस कोरोना काल में 250 करोड़ रुपए पहुंच गया। यानी हम स्वदेशी चीजों को यूज करने लगे। इस देश की जनता खड़ी हो गई कि नहीं, चाइना को मार के भगाना है, इसको रहने नहीं देना है। उसके बाद आइए आप, मिट्टी के जो बर्तन, ठीक है, मिट्टी से दिए हो गए, मूर्तियां हो गई गणेश लक्ष्मी जी की, जो बाहर से आती थी, उसमें गोरखपुर में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से उसने सप्लाई करना शुरू कर दिया है। आज मिट्टी के बर्तन ले रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको राजू जी बताऊं कि ये अभी तो आपने मिट्टी के बर्तन तो उस समय भी बनते थे, जब चाइनीज आ रहा था तो उस समय भी तो मिट्टी के बर्तन अपने यहाँ बनते थे। नहीं, वो भाव नहीं था ना, समझिए आप।
चाइनीज के बर्तन बनते, हम लेते ही नहीं थे इसे, समझिए आप। आपने ध्यान होगा कि दिवाली में कुछ फेसबुक ट्विटर पे आता था, अरे तुम्हारों से भी ले लीजिए, इस बच्ची से भी ले लीजिए, देखते थे ना आप, फिर भी हम नहीं लेते थे, क्योंकि चकाचौंध में भारत राष्ट्रीयता का भाव नहीं था, समझिए आप। राष्ट्र के प्रति जो भाव होना चाहिए वो एक नेता देता है, और एक अच्छा नेतृत्व देता है, जो मोदी जी ने दिया है। आज रिक्शे चलाना लाइव कहता है कि हम चाइनीज का सामान नहीं लेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। ये देश के नेतृत्व पे गरीबों का भी विश्वास है, उद्योगपतियों का भी विश्वास है। और यहाँ कहना चाहूंगा, कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन जो उद्योग है स्कैट, उसने 5000 ऐसी चीजों की, वस्तुओं की लिस्ट जारी की है, और कदम से कदम मिला के भारत सरकार के साथ चल रहे हैं कि 5000 वस्तुएं भारत में बनती थी, बनती हैं, बन सकती हैं, और उन पर हम काम कर रहे हैं। चाहे वो झालर की बात हो, चाहे खिलौनों की बात हो, चाहे मिट्टी के चीजों की बात हो, चाहे आभूषण की बात हो। और अभी आपको बता दूं, एपीआई, एक्टिव पार्ट ऑफ एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट, ये अभी तक भारत में 30% कंपनियां बनाती थी। आपको जानकारी की बता दूं कि फार्मा इंग्रेडिएंट में भी जो कंपनियां बंद कर चुकी थी, आज के 30 साल पहले बनाती थी, उन्होंने भी शुरू कर दिया, हिमाचल में अपनी कंपनियां चालू कर दी, और बहुत तेजी से। ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बहुत बड़ी बात आपको बता दूं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में बांधवा बांधवा उनके वो प्रमुख है। 11 कंपनियां तमिलनाडु में आ रही हैं साहब, समझिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने इनिशिएटिव लिया है, 11 कंपनियां ऑटोमोबाइल सेक्टर में आ रही हैं। ऑटोमोबाइल के पार्ट ये कुछ चाइना की कंपनी, कुछ चाइना से आ रही है, कुछ अन्य देशों से आ रही है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जो 11 कंपनियां वहां पर लगने जा रही हैं। अब बात आती है कि साहब इतना कुछ होने के बाद, ये चाइनीज कंपनी है या चाइना में काम करती थी अदर नहीं, चाइनीज कंपनी नहीं है, ये चाइना में काम करती थी, वहां की 4 कंपनियां हैं, बाकी कंपनियां बाहर देशों की हैं जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में आई हैं। अभी एक सुधीर अग्रवाल जी हैं जो पीएचडी के मेंबर हैं, यानी पीएचडी हमारा एक उद्योगपतियों का संगठन है जिसके वो मेंबर हैं टेक्निकल क्षेत्र में। उनका ये कहना है कि भारत सरकार को कड़े नियम लागू करने चाहिए और देश इससे समझौता नहीं करना चाहिए, और कुछ शर्तें लगानी चाहिए कि अगर वो चाइनीज ब्रांड बेचते हैं तो उन कंपनियों को टेंडरिंग ना करने दी जाए, समझिए। अभी आप देख रहे होंगे 3 दिन से लगातार नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री, लगातार इस देश के उद्योगपतियों से बात कर रहे हैं कि ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें हम काम कर सकते हैं, जहां आयात को रोक सकते हैं। तो आपको बता दूं कि हम भारी मात्रा में आयात रोक रहे हैं, और बड़े 57 ऐप को हमने चाइनीज डिलीट कर दिया। टिकटॉक की जगह आपके चिराग एक ऐप आ गया है जिसको बहुत तेजी से लोग यूज कर रहे हैं। तो हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से। अभी आपको बता रहा हूं कि ताले उद्योग में हम नंबर 1 पे हैं, समझिए आप। ऐसे अभी बरेली का मंजा हो गया, गोरखपुर का ये काम हो गया, चावल के क्षेत्र में हम बहुत बड़ी ब्रांडिंग कर रहे हैं, और भी बहुत चीजें हैं जिसकी हम ब्रांडिंग कर सकते हैं, हमारे पास उद्योग लग रहे हैं स्वयं सहायता समूह। अब आप आती है, सबसे बड़ी बात आपने किसानों की करी थी, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है। आती है कि किसानों को लेकर के हम क्या करेंगे, तो आपको शायद ध्यान होगा कि जब भी फार्मा इंग्रेडिएंट में किसान, एक मिनट बीच में, जैसे आपने चावल की बात कही, ठीक है, कल हमने एक खबर भी लगाई थी, जो काला नमक चावल है जो तराई क्षेत्रों में पाया जाता है उत्तर प्रदेश के, काला नमक चावल को अब जापान में भी वहां के रेस्टोरेंट में जो है सर्व किया जाएगा, उन्होंने डिमांड किया है इस बात की। लेकिन स्थिति ये है कि काला नमक चावल की अगर हम बात करते हैं तो जहां ये प्रोक्योर होता है वहीं पे प्रचुर मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, यहीं के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो जब कृषि क्षेत्र के बारे में आप बताएं तो इसमें भी ये बताएं कि गवर्नमेंट अब ऐसे लोगों को कैसे प्रोत्साहित करेगी कि आप ऐसे ऐसे प्रोडक्ट को, ऐसे चावल को आपको करें जिससे आपको बेचने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसकी उपज कम होती थी इसलिए लोग कम खरीदते थे, महंगा बिकता था। जी बताइए। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने करी है, क्योंकि कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अभी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत में 4 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने की बात करी है, और उससे पहले बजट में भी अपने उन्हीं प्रावधानों को रखा था उन्होंने। अब आप बात आती है, जैसे आपने काला नमक चावल की बात करी, काला नमक चावल तराई के बेल्ट में पाया जाता है, खासतौर पर ये बेल्ट जो होती है कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, इधर के क्षेत्र तराई का बेल्ट है, जहां पर सबसे अधिक काला नमक पैदा किया जाता है। काला नमक चावल जो खाने में बहुत अच्छा होता है, सारी चीजें हैं, लेकिन आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि काला नमक को लेकर के भी एक षड्यंत्र किया गया, और हमारी जो लोकल प्रजातियां थी उन पर भी, जो नेपाल से लेकर के चाइना और अमेरिकन ने उस पर पेटेंट कराने की सोची। अभी एक कोदो एक चावल आता है, राजू जी बताना चाहूंगा, कोदो और सावा, जो कि ऑर्गेनिक होते हैं, मतलब उस पर पेस्टिसाइड यूज नहीं होता है, उसको अभी पेटेंट कराने को अमेरिका जुगत कर रहा है कि हम उसको पेटेंट करा लेंगे। अब इन चावलों को लेकर के भारत सरकार ने ये कहा कि हमारा किसान जो है वो लोकल उत्पाद को कैसे बेचेगा। तो इस पे सबसे बड़ी चीज, इसी कोरोना काल में भारत सरकार ने इतने रिफॉर्म किए हैं कि उसकी चर्चा करते करते हम थक जाएंगे। अब आप सोचिए, एपीएमसी एक्ट हटाया उन्होंने, और आवश्यक वस्तु अधिनियम एक्ट हटाया उन्होंने, जिसकी वजह से मंडी पर निर्भरता किसानों की खत्म हो गई। और इससे पहले 2016 में इनाम करके एक मार्केट लॉन्च की थी, ई मार्केट, जिसमें जो पढ़े लिखे किसान थे, तो मुझे भी लगता था कि राजू जी ये सब मतलब ऐसी चीजें हैं, और अभी तक सब कुछ दिखाई नहीं पड़ा।
लेकिन जल्दी ही मैंने एक लेख पढ़ा, उस लेख में ये आया कि इनाम पोर्टल जो है कभी आप लॉगिन करेंगे, और अभी जब कोरोना का समय चल रहा था और जो किसानों को किसान सम्मान निधि दी जा रही थी, तो उसमें एक लिंक आ रहा था बार बार उस मैसेज में, और उस मैसेज को खोलिए तो इनाम पोर्टल खुल जा रहा था, और ये कहा जा रहा था कि इसमें आप अपने आप को फीडिंग करिए कि आप क्या बोते हैं, कौन सी चीज बोते हैं, कहाँ बेचना पसंद करेंगे, कौन सी मार्केट लाइक करेंगे, ये सब मांग रहे थे। दुर्भाग्य से हुआ क्या कि इसको हमारे जो किसान है बहुत पढ़े लिखे नहीं है, जो पढ़े लिखे हैं वो इस पे आ रहे हैं, और खासतौर पर जो साउथ का किसान है वो बहुत तेज है राजू जी, मैं कहना चाहूंगा, और साउथ का किसान इस पे एक्टिव हुआ, और अब तक की 18 राज्यों में इनाम पोर्टल काम कर रहा है। इस इनाम पोर्टल को 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती को 2016 में चालू किया गया था, जिसमें अब तक का आंकड़ा है, ये आंकड़ा 14 मई 2020 तक का है। इस आंकड़े में 1,66,00,000 किसान इससे जुड़ चुके हैं, 1,31,000 व्यापारी इससे जुड़ चुके हैं, 73,151 जो कमीशन एजेंट होते हैं, यानी जो इनको कुछ ना करना पड़े किसानों को, वो अपना कमीशन थोड़ा सा लेते हैं और माल उठा के डिस्पैच करा देते हैं, माल चला जाता है। तीसरा 1,112 स्वयं सहायता समूह और किसान उत्पादन मंडी, ऐसे दुग्ध संघ, किसान फलाना संघ जैसे भी बनते हैं ना, तो ये मंडियां इनसे जुड़ चुकी हैं। 14 मई तक आपको ये जान के आश्चर्य होगा 1,00,000 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ। इसमें से जो अभी आपने कहा नहीं था कि वो लौकी भेजी गई लंदन में और सारी चीजें, तो फौरन भी हमारे किसानों ने सामान बेचा। और इसी की तर्ज पे राजू जी मैं फिर कहना चाहूंगा, इसी की तर्ज पे जनजातियों को लेकर के अभी कल कैबिनेट ने एक निर्णय लिया है सरकार ने कि जनजाति शिल्पकार, जैसे भी आपने कुछ दिन पहले मुझसे चर्चा करी थी कि ये जो थारू जो चीजें बनाते हैं, ओड़िया बनाते हैं और भी कौड़ियों की सारी चीज डिजाइन करते हैं जो घरों में लोग टांगते हैं, इसको लेकर के ट्राइबल इंडिया ई मार्केट प्लस लॉन्च करने जा रहे हैं 30 जुलाई को, 30 जुलाई 2020 को ये ट्रायल होगा, और 14 अगस्त 2020 से इसको ऑनलाइन शुरू किया जाएगा। यानी एक बहुत बड़ा काम है, आप सोचिए इतने बड़े लेवल पर ये काम किया जा रहा है। तो किसानों को लेकर के जो ये मंडी बनाई गई, और जो ट्राइबल वाला जो मैंने बता रहा हूं, इसमें स्नैपडील, फ्लिपकार्ट ऑलरेडी इंगेज हो चुके हैं, और जो इनाम मार्केट प्लस है इसमें भी ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। अब बात आती है कि परंपरागत खेती से हट करके जब खेती करेंगे तभी उसका लाभ होगा और तभी उसका फायदा होगा। आज अगर आप चाहें तो आपको मंडी में लाइसेंस नहीं लेना है, मंडी के कोई एक्ट नहीं लेना है, आप भी अपनी दुकान खोलिए, ऑनलाइन लोगों को शॉपिंग कराइए, ऑनलाइन केला बेचिए, ऑनलाइन टमाटर बेचिए, ऑनलाइन भिंडी बेचिए। यानी जो किसान अभी तक मजबूर था, ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि देश की आजादी के बाद सब लोग अपने हिसाब से व्यापार करेंगे, सब लोग किसी पे निर्भर नहीं रहेंगे। एक मेडिकल स्टोर अगर खोलता है तो किसी पर निर्भर नहीं है, जब उसकी इच्छा हुई उसने दुकान खोला, बेच दिया, जहां से माल मंगाना है वहां मंगा लिया, जिस कस्टमर को चाहा उसको दे दिया। लेकिन एक किसान इस देश का ऐसा था जो 2020 में मार्च तक बंधा हुआ था, जो अपनी मंडियों का, अपनी सब्जियों को हर जगह नहीं बेच सकता था, अपनी चीजों को किसी और को नहीं बेच सकता था, उसे मंडी हिलाना था, मंडी से फिर उसका विकेंद्रीकरण होना था, मंडी के बाद ही जाना था। ये एक बहुत बड़ी घटना थी। और मैं फिर एक चीज कहना चाहूंगा कि जो लोग दबे हैं, कुचले हैं, गुलामी की मानसिकता से ग्रसित हैं, इस देश में ऐसे ब्यूरोक्रेट्स, ऐसे लोग, ऐसे राजनीतिक दल के लोग जो कहते हैं आत्म भारत भारत नहीं हो सकता है, तो मैं सिर्फ 2-3 विषय रखूंगा इस जगह कि भारत, एक ही विषय रखूंगा कि भारत जो है वो 600 ईसा पूर्व में जब सिंधु घाटी की सभ्यता आप पढ़ेंगे तो उसमें सिंधु घाटी की सभ्यता का जो प्रमुख बिंदु था वह सिर्फ और सिर्फ व्यापार था, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए 300 ईसा पूर्व में जब मौर्य काल था, तो मौर्य काल में राजनीतिक एकीकरण भारतीय प्रायद्वीप का और आर्थिक एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ। उसके बाद आप आ जाइए तो मैं एक राइटर्स का, एक आर्थिक इकोनॉमिस्ट का राइटर का नाम लेना चाहूंगा, जिनका नाम है अंगसन मेडिसन, जिन्होंने लिखा द वर्ल्ड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, मिलेनियम पर्सपेक्टिव, उन्होंने लिखा। उस पुस्तक में लिखते हैं कि 17वीं शताब्दी तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति था। 17वीं शताब्दी में कितने साल हुए, 300 साल पहले तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति था। और सबसे बड़ी चीज जो इंपॉर्टेंट बात थी कि दुनिया का 1/4 पैसा सिर्फ मराठा साम्राज्य के पास 17वीं शताब्दी में था। समझिए इतना धनी देश था भारत। तो जो लोग ये दबे कुचले लोग हैं, जो गुलाम मानसिकता से बड़े हैं, जो कार्ल मार्क्स को अपना बाप मानते हैं, जो मैकाले को अपनी अम्मा मानते हैं, वो ये सोचेंगे भारत आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगा। लेकिन ये मान लीजिए, अच्छा ये बताइए, अगर इतनी सारी चीजें 2016 में ही जब ऐप लॉन्च कर दिया गया, तो उत्तर प्रदेश के किसानों को अपनी उपज को वो इतना नहीं पैसा मिलता था कि मंडी तक अगर वो पहुंचा रहे हैं तो उतनी ही लागत उसको मिल जाए, तो अपने खेतों में ही उसको जुतवा दिया। तो आखिर ये नौबत क्यों आई, इसके बीच में सामंजस्य क्यों नहीं बना पाई सरकार जो है? ये बड़ी बात है। देखिए 2017 में जब मोदी सरकार आई थी, तो मुझे लगता है कि 2014 में जब आई थी तो 2018 तक वो लगभग कई राज्यों को जीत रहे थे और चुनावी मोड में चल रहे थे।
समझिए आप। और जगह जगह सरकारें हम एक तरह की भाजपा की नहीं, समझिए सरकार। अब एक चीज, एक बहुत टेक्निकल चीज बताना चाहूंगा आपको कि आखिर किसानों को लेकर समस्या आती क्यों है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कृषि जो है वो राज्यों का विषय है, ठीक है, लेकिन नियम बनाने का, कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास है। अब देखिए यहाँ डिस्टर्बेंस हुआ मामला पूरा। उसके बाद में जब ई नाम मार्केट लॉन्च की गई और राज्य सरकारों से कहा गया कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, अपने किसानों को इनरोल कराइए, नहीं कराया गया साहब, उन पे काम नहीं किया गया। और बात रही उत्तर प्रदेश की, तो 2016 में लॉन्च हुआ, 2016 में अखिलेश यादव जी थे, उन्होंने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। ऐसे ही सभी राज्यों में दिक्कतें आई, समझिए आप, कहीं पर ये राजनीतिक तो अब अस्थिरता तो हुई। है यहाँ पे भाजपा की ही सरकार, तो अब इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया जा रहा है? 3 साल ले रहे बीत हैं, गए हैं। नहीं अब ले रहे हैं, अब किसानों को इनिशिएटिव ले रहे हैं, लेकिन समस्या क्या है कि किसान को आप जबरन तो नहीं कह सकते ना साहब ये चीज बोइए, जबरन तो नहीं कह सकते ऐसा करिए। अभी आपको बताऊं कि ई मार्केट जो है, अभी एक आपने कहा कि ढुलाई की बात हुई ना कि ले जाने और लाने को लेकर के, तो इन्होंने ऑपरेशन ग्रीन चलाया है। ऑपरेशन ग्रीन अभी मेरे ख्याल से 90% किसानों को नहीं पता कि है क्या, समझिए आप। और ये चीज जो है ये ब्यूरोक्रेट्स को पहुंचानी है। हर समय ब्यूरोक्रेट बड़े बड़े योजनाओं को फेल करता है। इस देश में अगर सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो मेरी निगाह में ब्यूरोक्रेट से। आप देखा होगा आपने कि जब वैट इस देश में आना था, तो देश जब वैट लागू हुआ तो काम यही तो उन्हीं ब्यूरोक्रेट, को करना है, ना ना काम ना तो वो ब्यूरोक्रेट को भ्रमित क्या, करते काम हैं कराने ना। की जिम्मेदारी सरकार की है। नहीं राजू जी, मुझे इस पे आपत्ति है। वो भ्रमित करते हैं लोगों को। आपको ध्यान होगा जब वैट आया था तो ये व्यापारियों को अपने चैम्बर में बैठा के चाय पिलाते थे, व्यापारी नेताओं को, और कहते थे आपका व्यापार बंद हो जाएगा। वैट आया, व्यापार नहीं बंद हुआ। फिर जब जीएसटी आना हुआ, अरे सब बर्बाद हो जाएगा। क्यों? उनका माल बंद हो जाएगा, उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है। आज अच्छा देश एक के अंदर, चीज बताइए, मान जी लीजिए उत्तर प्रदेश का किसान है, उसको अच्छे मूल्य मिल रहे हैं, आंध्रा में मिल रहे हैं, तमिलनाडु में मिल रहे हैं, तो क्या ये वहां बेच सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये इनाम बनाया ही इसीलिए गया है कि देश और में इसको, कहीं, उनके उपज को ले जाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? ये थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए हाँ, क्योंकि समय मैं समाप्त हो मैं फिर बता रहा हूं कि ये इनाम पोर्टल जो है ये किसान कहीं भी अपना बेच सकता है। उसको इनाम पे जाके एनरोल करना पड़ेगा, क्या बेचता है और कैसे किस मार्केट में जाएगा, वो अमेंडमेंट भी कर सकता है खुद भी, समझिए आप। अब इसमें जो ढुलाई का ऑपरेशन ग्रीन जो चलाया गया, उसमें जो आपने कहा था कि माल के भंडारण और माल के लगे जो ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, शिपिंग चार्जेस, तो 50% शिपिंग चार्जेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी उसको, समझिए आप, रहा। उसमें सब्सिडी देगी। और जो माल में कोल्ड स्टोरेज में जो डिपॉजिट करना है, यानी आलू हुआ या ये सब कोल्ड स्टोरेज में रख के उसको आराम से बेचे, जब उसके भाव बने तब वो बेचे, तो इसके लिए कोल्ड स्टोरेज में भी सरकार 50% सब्सिडी देगी। मान लीजिए किसी कोल्ड स्टोरेज में जाता है जमा कराने के लिए, वहां 20 रुपए एक बोरी का किराया है 3 महीने का, तो 10 रुपए सरकार उसको देगी और 10 रुपए वो जमा करेगा, यानी उसकी सब्सिडी उसके खाते में आएगी। तो अभी आपने देखा है कि जो किसानों का किसान सम्मान निधि से जोड़ा गया है, ये डाटा ऑलरेडी उनके पास है, वो डाटा परफेक्ट कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं, साथ में इसको भी जोड़ रहे हैं। ये छोटी प्रक्रिया नहीं है, देश में 9 करोड़। और आपको फिर बता दूं किसान सम्मान निधि 2019 में चालू हुआ दिसंबर के समय से, और आज भी क्या नाम है, किसान सम्मान निधि कलकत्ता के लोग नहीं पाते हैं, पश्चिम बंगाल के लोग नहीं पाते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत से प्रदेश है जो इस पे अपनी राजनीतिक दुश्मनी अदा करते हैं। बहुत जगह भी जन आरोग्य है जो इन्होंने क्या नाम है, एक जो हेल्थ स्कीम शुरू की थी मोदी सरकार ने, बहुत बड़ी हेल्थ स्कीम, उसको भी पश्चिम बंगाल में नहीं लागू किया जा रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं किसानों के हित प्रभावित होते हैं। तो कुल मिला के ये है कि हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में किसानों की स्थितियां सुधरेगी और वाकई में ऐप ही नहीं लॉन्च होंगे, कुछ ग्राउंड पर भी दिखेगा, लोग अपनी उपज बेच पाएंगे। और ये जो खेतों में ही उसको जो है ट्रैक्टर से जुतवा दिया था, ये बड़े दुख की बात है कि किसानों को उनकी उपज नहीं मिल पाई थी। अब आगे वाले भविष्य। जी आप कुछ और कहना चाहते थे, अब कंक्लूड कर दें प्लीज। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 2000, अभी आपने कहा कुछ लोग बेच पाएंगे, तो मैं यहाँ सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि 2016 में जो इनाम पोर्टल लॉन्च किया गया किसानों के लिए 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर, उसमें मैं इतना कहना चाहूंगा 1 लाख करोड़ रुपए की फसल बेची जा चुकी है। मतलब बधाई के पात्र हैं वो लोग जो इस पे काम कर रहे हैं और जो किसान इस पे आ चुके हैं और जो संस्थाएं आ चुकी हैं। मुझे सिर्फ इतना कहना था कि होना नहीं है, हो रहा है। अब हम जैसे, मतलब मैं चाहूंगा कि किसान इसमें ज्यादा भागीदारी ले, ज्यादा काम करे, ज्यादा इस पोर्टल पे आकर के काम करे, थोड़ा टेक्निकल हो, और उसके लिए भी डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम चलाए गए। लेकिन दुर्भाग्य से फिर मैं कहूंगा कि ब्यूरोक्रेट इस देश को फेल करने में लगा रहता है और वही फेल करता है। इस देश की सरकार चाहे किसी की भी रही हो, ब्यूरोक्रेट ने हमेशा छलने का काम किया। इस पर लगाम लगाना सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, चाहे वो मोदी सरकार हो चाहे योगी सरकार। चलिए ठीक है, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी ब्रीफ में जो है जानकारी दी और आपसे फिर किसी नए मुद्दे के साथ में जुड़ेंगे। धन्यवाद शिव कुमार जी। धन्यवाद सर।